नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम पहले 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये नतीजे आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस की जोड़ी की सुपर धुलाई कर दी, तो तमिलनाडु में जयललिता ने डीएमके और कांग्रेस की जोड़ी को पटक कर नया इतिहास रच दिया। राजनीति की इन दो देवियों के दबंग अवतार का दिलचस्प विश्लेषण हम आगे 9:30 बजे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विश्लेषण आज की सबसे बड़ी खबर का। असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में बीजेपी ने 15 वर्ष पुरानी तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार को ध्वस्त कर दिया है। असम की बड़ी जीत ये बता रही है कि बिहार चुनाव में हार के बाद नरेंद्र मोदी फॉर्म में वापस लौट आए हैं, और ये जीत मोदी के राजनीतिक विरोधियों को बेचैन कर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। बिहार चुनाव में हार के 8 महीने बाद नरेंद्र मोदी फॉर्म में वापस लौटे हैं। मौका डबल खुशी का है। सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इसी वक्त देश के उस राज्य से बीजेपी के लिए सबसे अच्छी खबर आई है, जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। छप्पर फाड़कर असम की जनता ने बीजेपी को पहली बार सरकार बनाने का जनादेश दिया है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। आज का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि असम की जीत ने सिर्फ बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट वाले उस रास्ते को ही नहीं खोला जहां से उसको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे चुनावी शक्तिवर्धक टॉनिक भी मिला है, जो आगे आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाला है। इसके बारे में आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने इशारा भी कर दिया है। एक स्वरूप से नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 साल के कामकाज है, इस पर जनता की मोहर है। सकारात्मक पॉलिटिक्स का विजय है, नकारात्मक प्रचार का पराजय है, और देश में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई शुरुआत मैं यहां से देख रहा हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालने का काम इस सभी राज्यों में किया है, और ये जो सशक्त नींव पड़ी है उस पर 2019 तक मुझे भरोसा है कि हमारी कैडर एक मजबूत विजय की इमारत बनाने में सफल होगी। 5 राज्यों के चुनाव में भले ही बीजेपी को सिर्फ असम में जीत मिली हो, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा है कि उसने राजनीतिक विश्लेषकों को पूरी तरह से चौंका दिया है। वो राजनीतिक दल जिसे हिंदी पट्टी या फिर उत्तर पश्चिम भारत की पार्टी ही माना जाता हो, वो उत्तर पूर्व और दक्षिण में भी अपनी संभावनाओं को दिखा दे, तो ये छोटी बात नहीं है। हर जगह बीजेपी शुद्ध राजनीतिक लाभ में ही रही है। असम में बीजेपी को 2011 में 16% वोट और 5 सीटें मिली थी, जो अब 30% वोट और 60 सीटें हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में उसे 2011 में 4% वोट और 1 सीट मिली थी, अब उसे 10% वोट और 3 सीटें मिली हैं। केरल में उसे 2011 में 6% वोट और 1 भी सीट नहीं मिली थी, अब उसे 11% वोट मिले हैं और उसका सीट का खाता भी खुल गया है। तमिलनाडु में उसे 2011 में 2% वोट मिले थे, जो अब करीब 3% वोट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला। मुझे लगता है कर्नाटक के बाद साउथ में भी एक गेट हमारे लिए ओपन हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं मानता हूँ कि ये बीजेपी के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बीजेपी के इस परफॉर्मेंस में असम की जीत सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अगले साल यूपी और पंजाब के चुनाव होने वाले हैं, और इसमें भी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 का एंट्री पॉइंट होगा। इसलिए आज अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के उन 2 सीटों के उपचुनाव का भी आंकड़ा बताया, जिन पर बीजेपी हार गई।
यूपी में दोनों सीटें वैसे समाजवादी पार्टी जीती है, मगर दोनों सीटों पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 9% वोट मिला था, इस बार 45% वोट मिला है। दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मिला था, वहां 37% वोट मिला है। बीजेपी के लिए आज के नतीजों में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चुनावी जीत की अपनी राह में फिर लौट आई है। असम में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी खासी चुनावी रैलियां की थी और अमित शाह ने असम के लिए बिहार चुनाव से सबक लेते हुए अलग रणनीति बनाई थी। लेकिन नेशनल पिक्चर में नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी चुनौती के लिए तैयार है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा यूएसपी तो राहुल गांधी है, और कुछ हम नहीं कहने चाहूंगे अभी। अब देश भर पर जो शासन कर रहा हो उसका बाकी के 4 राज्यों में कहीं कोई कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए यह सोचना कि उनका एक छत्र राज्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इन चुनौतियों के बावजूद बीजेपी के लिए आज अच्छा दिन है। वो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की नायक बनकर निकली है। अकेले असम की ही जीत सबसे बड़ी जीत है, जहां उसने कांग्रेस की 15 साल पुरानी सरकार को ध्वस्त कर दिया। तिरुवनंतपुरम से महासिद्दीकी, गुवाहाटी से अंकित त्यागी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। आज बीजेपी के लिए डबल खुशी वाला दिन है, क्योंकि मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसी बीच असम की जीत ने बीजेपी को नई राजनीतिक शक्ति दी है, जिसके सहारे वो अगले वर्ष यूपी और पंजाब के बड़े चुनाव में नए दमखम के साथ उतरेगी। लेकिन बीजेपी के इस शानदार परफॉर्मेंस के बीच सवाल कांग्रेस का है कि देश में उसका क्या होगा, क्योंकि असम में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, केरल में कांग्रेस पिट गई, बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की धुलाई कर दी, तमिलनाडु में वो जयललिता से पिट गए। कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की पूर्ण सत्ता सिर्फ छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रह गई। वो राजनीति की हिल स्टेशन पार्टी बन गई है। कैसे भारत कांग्रेस मुक्त और बीजेपी युक्त होता चला जा रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश की 35% से ज्यादा आबादी पर बीजेपी की सत्ता हो चुकी है, जबकि कांग्रेस की सत्ता देश की सिर्फ 7% आबादी पर ही बची है। यह आंकड़ा गठबंधन दलों के साथ नहीं, बल्कि अकेले दम पर बनी सरकारों का है। जमीन के हिसाब से देखें तो भारत के 45% हिस्से पर बीजेपी की सरकार है और देश के सिर्फ 11% हिस्से पर कांग्रेस का राज बचा है। यानी एक तरह से देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। अब कांग्रेस को यह सोचना है कि वो देश की पार्टी बने रहना चाहती है या फिर परिवार की पार्टी बने रहने में ही उसे अच्छा लगता है। असम हाथ से चला गया, केरल में करंट लग गया, बंगाल में दीदी ने धोया, तमिलनाडु में भी टाए टाए फिस, खुद भी डूबे, जिसे हाथ लगाया वो भी डूबा। अब देश में कांग्रेस का होगा क्या? पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने अलग अलग राजनीतिक बहाने निकालकर पार्लियामेंट को विकास के रास्ते से भटकाने का काम किया, उनको 5 राज्यों की जनता ने अपनी जगह दिखा दी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज कह दिया कि बीजेपी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, उसमें देश 2 कदम और बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस देश के इस माहौल को देखकर कुछ समझ भी रही है कि अब देश के हाथों से कांग्रेस की लकीरें मिटती जा रही हैं। देश में 13 राज्यों में बीजेपी या फिर उसके गठबंधन की सरकारें हैं। 8 राज्यों में अकेले दम पर बीजेपी और 5 राज्यों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। कांग्रेस के पास सिर्फ 7 राज्य बचे हैं, जिसमें भी बिहार में वो गठबंधन में है। एक बड़ा कर्नाटक है और दूसरे सब छोटे छोटे पहाड़ी राज्य, यानी कांग्रेस हिल स्टेशन पार्टी बनकर रह गई है। या तो कांग्रेस राजनीतिक संन्यास लेकर पहाड़ों की तरफ ही प्रस्थान कर जाए या फिर आत्मचिंतन करे कि आखिर वो कहां पर फेल हो रही है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही जो हार कांग्रेस के गले पड़ी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में 45 सीट पर सिमट गए। हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारे। अब असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव हार गए।
एक राष्ट्रीय पार्टी पहाड़ों की क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन सवाल कहीं नहीं उठते, क्योंकि सवाल उठेंगे तो वो गांधी परिवार तक जाएंगे, जो कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं चाहता। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में गए और सर्बानंद सोनोवाल के साथ असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के नायक बने। वो कांग्रेस की संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल जी से तो मेरा मुलाकात होता था, लेकिन मुलाकात का टाइम में जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, बीच में कुत्ता आ जाएगा, वो कुत्ता को गोद में ले लेगा और आदमी को भूल जाता है। तो बहुत ही अजब किस्म का एक लोग है। आज दाढ़ी होगा, कल दाढ़ी नहीं होगा, आज जीन्स पहनेगा, कल दूसरा पहनेगा। तो उनका जो माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है डेली चेंज होता है। राजनीति इस तरह से नहीं होती। परिवार की पार्टी बने रहना है या देश की पार्टी बने रहना है। कांग्रेस के सामने ये दो विकल्प हैं, क्योंकि भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है और हैरानी यह है कि कांग्रेस के नेता इसे देश की आत्मा कहकर दिल बहला रहे हैं। मोदी जी को हम केवल ये कहना चाहेंगे विनम्रता से कि एक प्रांत की जीत और हार से कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो आप देख रहे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि सत्ता का अहंकार कभी भी इतना नहीं बढ़ना चाहिए। और इस देश की आत्मा में कांग्रेस की सोच, रास्ता, विचारधारा ये बसा है। सवाल यही है कि कांग्रेस एमसीडी के 4 वार्ड में जीत को राहुल गांधी की जीत बता देती है, लेकिन जब असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में हार की बात आती है तो राहुल गांधी का नाम उसके नेताओं की जुबान पर नहीं आता। आज कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बड़ी समझदारी वाली बात कही है। देखिए, रीथिंक की बात नहीं, मेरे ख्याल में रिवाइवल की बात है। आपको पता है कि हमारे देश में तो लोग ज्यादा से ज्यादा 50% से ज्यादा 25 साल से कम हैं, तो उनके लिए सोचने वाले पार्टी बनना चाहिए और मेरे ख्याल में जवान नेतृत्व से हम आगे बढ़ा सकते हैं। यही है मेरी राय। 2005 में कांग्रेस के पास 14 राज्यों में सत्ता थी, जो संख्या अब आधी रह गई है। लोकसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 45 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद से बिहार को छोड़कर हर जगह कांग्रेस बुरी तरह से पिटी है। इसके बावजूद हर वर्ष कांग्रेस राहुल गांधी को रीबूट करके उनके नए वर्जन और प्रमोशन की बात करती रहती है और हर बार कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ वो खुद अपने 2 कदम आगे बढ़ा देती है। तिरुवनंतपुरम से महासिद्दीकी, गुवाहाटी से अंकित त्यागी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे साथ इस वक्त रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो रविशंकर जी आपको। इस वक्त एक ही पहनावे में आप और मैं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ टीम जैसा एहसास हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जीत तो टीम की हुई है आपकी, लेकिन मैन ऑफ द मैच कौन रहा है आज का? देखिए, अब ये तो आपका विश्लेषण का अधिकार है, कौन टीम है। हम तो टीम में विश्वास करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। मैं इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व, उनका नेतृत्व और अमित शाह जी के अध्यक्ष के रूप में जो काम किया है उसका एक बहुत बड़ा संदेशा दिखाई पड़ता है हमारे सामने। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से आपका विश्लेषण सुना है, आपकी भी टिप्पणियां सुनी है। पहले आपको बधाई, बहुत ही अच्छा विश्लेषण लगा। देखिए श्वेता, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं। देश की राजनीति अब बदल रही है। रिमॉडलिंग, रिपैकेजिंग, रिबूटिंग, इंटाइटलमेंट, ये जो शब्द हैं, ये शब्द अब हिंदुस्तान की राजनीति में लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब आपसे अपेक्षा है कि आप काम करिए, काम करके दिखाइए। कभी सूट बूट की बात करना, कभी वो क्या फेयर एंड लवली की बात करना। राजनीति एड हॉक तरीके से नहीं चलती है। आज का एक बहुत बड़ा संदेश क्या है कि देश जब लोकतंत्र से चलना है तो देश के लोग गंभीरता चाहते हैं। देखिए, आज जो मेरे लिए सबसे बड़े संतोष का विषय है कि मैं अपने युवा दिनों से ही बंगाल में काम करता रहा हूं। जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, आसाम में जाता रहा हूं, केरला में, तमिलनाडु का मैं प्रभारी रहा हूं। इन इलाकों में हमारे लिए घुसना बहुत मुश्किल था, और अगर आसाम में हम 3/4 के लगभग पहुंच रहे हैं और बीजेपी का स्वयं का बहुमत आ रहा है, तो ये वहां की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन का संकेत है कि लोग कितने दूर चले गए। और हम हर बेल्ट में जीते हैं, हमें अल्पसंख्यक का भी वोट मिला है। अब देखिए श्वेता, केरला में बीजेपी सीपीएम और कांग्रेस के बाद नंबर 3 पार्टी वोटिंग परसेंटेज में है। इसका क्या मतलब है? हमारे द्वार खुल गए। लोग यूडीएफ एलडीएफ से परेशान थे, अब लगता है आगे बीजेपी को हम चिंता करेंगे। रविशंकर जी, मैं आपके कुछ विरोधियों के कुछ सवाल आपसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगी जी। अव्वल तो ये नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है
कि केंद्र में आपकी सरकार है, फिर छोटे छोटे वोट परसेंटेज में बढ़त से आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? दूसरी ये बात कि वाकई अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व की जीत है तो फिर बिहार और दिल्ली। देखिए, मैं दोनों बात का जवाब देता हूं। क्योंकि आपने नीतीश जी का जिक्र कर दिया, तो इस चुनाव का एक और परिणाम है श्वेता, अभी बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत समझती है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 19 तक नहीं है और आगे लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। तो हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जी जो एक पक्षीय रूप से अपने को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आज से ही पेश कर दिए हैं, उनको भी सबक लेना है कि भारत की राजनीति कुछ गंभीरता से चलती है। हाँ, पहले अपना घर ठीक करिए। ठीक है, हम बिहार हारे, शायद जो बीजेपी जेडीयू और आरजेडी का अलायंस हुआ उसका नंबर हमसे अधिक था, उसका परसेंटेज हमसे अधिक था, फिर भी हमारा वोट 1 करोड़ से अधिक आया, फिर भी हम हारे हैं, इसको हम स्वीकारते हैं, आगे और ठीक करेंगे। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में लोकसभा हमेशा जीतते हैं, आपको मालूम है 6-7, लेकिन दिल्ली में हम 98 से विधानसभा हार रहे हैं। तो दिल्ली के विषय को कुछ और गंभीरता से देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी ये बताइए कि आप हमारे साथ तो 7 साल मुख्यमंत्री रहे, तब हम कैसे थे? अटल जी की सरकार में आप मुख्यमंत्री तब आप कैसे थे? तो आज जो आप भाजपा मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं, वो लोगों में हास्य के पात्र न बने। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात कहूंगा, जो आपने कहा, पहले बीजेपी को काउ बेल्ट की पार्टी कहते थे, याद है ना आपको, उत्तर भारत की पार्टी। आज हम विंध्य पर्वत से आगे चले गए। और फिर कह रहा हूं, केरला में, बंगाल में, आसाम में हमारी जीत के मायने श्वेता जी समझिए आप, देश ने हमें एक पैन इंडिया पार्टी बना दिया। कांग्रेस का क्या हाल है आपने विस्तार से अपने विश्लेषण में कहा है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक संदेश जा रहा है, कांग्रेस के साथ अलायंस करने से भी फायदा नहीं मिलता। बिहार में कांग्रेस पार्टी नंबर 3 की पार्टी थी नीतीश और लालू जी के बाद, बंगाल में गई, अब देखिए क्या हाल हो गया, वहां हार गए, असम में हार गए और केरला में हार गए। एक बात मैं देश के वामपंथियों के बारे में बोलना चाहूंगा, और आज तक पर मैं इस बहस को कुछ प्रोवोक करना चाहता हूं। दुनिया में वामपंथ सिमट गया, भारत में त्रिपुरा में है, केरल में है, बंगाल में है और जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू में है। मानती हैं आप? जिस तरह से उनका क्षेत्र सिमट रहा है कि बंगाल में दोस्ती और केरला में कुश्ती, आज उनके अंदर में केरला लाइन और बंगाल लाइन को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन बड़ी बात श्वेता क्या है, वहां पर लेफ्ट प्रमुख विपक्ष भी नहीं बचा बंगाल में। तो ये देश की बदलती हुई राजनीति का संकेत है। हम जब तक इसको नहीं समझेंगे देश की पॉलिटिक्स कहां जा रही है, तब तक। हां, एक बात मैं अंत में जरूर कहना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं सरकार का मंत्री हूं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत मैंने दौरा किया है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, इस सरकार का काम लोगों के सामने, उसको लोग देख रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी से काम हो रहा है, सीरियसनेस से काम हो रहा है। जनता उसको एक समझती है, शायद उसका भी कहीं ना कहीं फल पड़ा है। और बाकी प्रदेशों में हम जीते हैं, अच्छा शासन करेंगे, ये पूरा हमारा विश्वास है। रविशंकर जी, एक और बात आपसे समझना चाहते हैं, वो ये कि जहां पर कांग्रेस से सामना होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाती? क्योंकि 2 जो उदाहरण हमारे सामने हैं वो ऐसे ही हैं, बिहार और दिल्ली के। देखिए, आपने बहुत सही कहा, ऐसा नहीं है। हमारी टकराहट लोकसभा के चुनाव में तो दोनों रीजनल पार्टी से थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी और मायावती जी, वहां तो कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं थे। बिहार में लोकसभा के चुनाव में हमारी टकराहट नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद से थी, आपको मालूम होगा, दोनों अलग लड़ रहे थे। तो एक मैं और बात आपसे कहना चाहूंगा, ये हमेशा जो थर्ड फ्रंट की बात होती है, ये तो चंद्रशेखर जी के समय आई थी, वीपी सिंह के समय आई थी, देवेगौड़ा गुजराल साहब के समय आई थी, आज उसका नया रूप होता है। थर्ड फ्रंट श्वेता तभी सफल होता है जब वो किसी न किसी नेशनल पार्टी के साथ होता है। बीजेपी ने एनडीए बनाया, हम अपने दोस्तों के साथ निभाते हैं सुख में दुख में। कांग्रेस पार्टी कहा, मैंने एक बात कही, इस चुनाव का एक जो परिणाम है कि अब एक थर्ड फ्रंट की तुलना या उसकी सोच कांग्रेस के साथ नहीं हो पाएगी। अब मुझसे आप ये बताइए, और ये बात मैं आपसे बहुत गंभीरता से सवाल उठा रहा हूं आपके दर्शकों के लिए, क्या मुलायम और मायावती जी कभी एक आएंगे क्या?
क्या कभी ममता जी और लेफ्ट कभी एक आएंगे क्या? कभी क्या करुणानिधि या स्टालिन और जयललिता एक आएंगे क्या? तो रीजनल पार्टी की जो आप बात करते ही हैं उसमें विसंगतियां बहुत हैं जी। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं फिर आ रहा हूं कि नीतीश जी अपने को वैकल्पिक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के घूम रहे हैं, उनका अधिकार है, जो करना हो करे, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है, अभी वैकेंसी नहीं है। चलिए, वैसे भी आत्ममंथन का दिन आज आपका नहीं है जी, जो क्षेत्रों में हमारा वोट जी नहीं, आप पूरी कर लें अपनी बात। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो नए क्षेत्रों में जनता ने हमें एक नया विश्वास दिया है, हमको इसको बिल्ड करना है, हमको इसको मजबूत करना है। दक्षिण में कर्नाटका में थे हम, जीते, आगे फिर जीतने वाले हैं, जो कांग्रेस का हाल है। केरला में हमारा गेटवे खुल गया है, आंध्र प्रदेश में हम टीडीपी के साथ सरकार में हैं, तेलंगाना में आगे और बढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में हम आगे आ गए, आप देख लीजिए अरुणाचल में हैं और यहां पर हैं। तो भविष्य काफी अच्छा है, हम मेहनत करेंगे और अपने काम से जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रविशंकर प्रसाद हमसे बातचीत कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बात थी, लेकिन हम कांग्रेस की हार की बात करते हैं कि कांग्रेस की हार के विलेन हैं कौन। ये कांग्रेस बताना नहीं चाहती, लेकिन आज का नेशनल हीरो हम आपको बताते हैं। आज के हीरो हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने पहली बार बीजेपी को असम में सत्ता के आनंद तक पहुंचाया है। 54 वर्ष के सर्बानंद 5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आए हेमंत बिस्व शर्मा के साथ बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखी। सर्बानंद असम में जोगन हजारिका के बाद दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। उनके समुदाय सोनोवाल कछारी को नदियों के किनारे से सोना निकालने वाला समुदाय माना जाता है। सोनोवाल ने असम से बीजेपी के लिए असली सोना निकाल लिया है। कैसे असम में बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली, यह दिलचस्प विश्लेषण भी हम आपको दिखाते हैं। मेरा तो नुकसान हुआ है, दिल्ली से मुझे मेरा एक होनहार मंत्री, उसको मुझे वापस भेजना पड़ रहा है। पूरे असम का आनंद यही है हमारा सर्बानंद। असम में पहली बार बीजेपी को सत्ता का आनंद मिला है, लेकिन इस आनंद की प्राप्ति आसान नहीं थी, क्योंकि सामने 15 साल से असम की सत्ता में मजबूती से बैठे 81 वर्ष के तरुण गोगोई थे। पर बीजेपी ने असम में इतिहास रच दिया, जिसके स्क्रिप्ट के असली हीरो हैं सर्बानंद सोनोवाल। We have worked day and night as a family. It was genuinely a team spirit, teamwork. असम की जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थीं, वो 2016 के विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर 60 सीटें जीत गई है। 2011 के विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी को 16% वोट मिले थे, वो 2016 के विधानसभा चुनाव में 30% हो चुके हैं। कांग्रेस सब दूर सफाया हो रहा है। देश की जनता बीजेपी को, मोदी जी के लीडरशिप को चाहती है। असम में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। उसमें हेमंत बिश्व शर्मा सहित सभी प्रमुख नेता मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे। असम विधानसभा की 126 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 86 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 60, उसके सहयोगी असम गण परिषद को 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली हैं। कांग्रेस सिर्फ 26 सीट पर सिमट गई है और किंग मेकर का सपना देखने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को सिर्फ 13 सीटें मिली हैं। With all humbleness, we accept the verdict of the people of Assam. People of Assam, they desire that this time administration or the government, BJP on all alliance, they should rule the state. आखिर असम में बीजेपी की जीत का फॉर्मूला क्या है और कैसे बीजेपी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली है, ये हम आपको बताते हैं। असम में बीजेपी ने बिहार चुनाव में मिली हार से बड़ा सबक लिया। युवा सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया। असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट को साथ मिलाया। छोटे छोटे स्थानीय समुदायों को साथ लेकर रणनीति बनाई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर मुखर तौर पर आवाज उठाई। ये कहा
कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी फेंसिंग की जाएगी। चाय बागान के मजदूरों के लिए राहत पैकेज ने भी असर दिखाया। कांग्रेस के बागी नेता हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी ने महत्वपूर्ण रोल दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी ने कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया। सर्बानंद सोनोवाल के साथ हेमंत शर्मा असम में बीजेपी की जीत के नायक बने। दोनों ने साथ मिलकर पूरे असम में 200 से ज्यादा रैलियां की। बीजेपी मुझको जिम्मेदारी दिया था कि चुनाव का प्रबंधन कमेटी का कन्वेनर बने और आपका योगदान दीजिए। हमने जो हुआ हमसे किया। अभी आगे अमित जी और प्रधानमंत्री जी तय करेगा हमारा रोल क्या होगा। फुल प्रूफ चुनावी रणनीति और जनता में परिवर्तन की चाहत ने बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट पर मुहर लगा दी। 54 साल के सर्बानंद सोनोवाल असम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका सफर भी दिलचस्प रहा है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से छात्र राजनीति शुरू करने वाले सोनोवाल 2011 में असम गण परिषद में शामिल हुए और पार्टी के विधायक भी बने। We are all sincerely grateful to the people of Assam. It is the people of Assam who have brought these particular changes. 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनोवाल डिब्रूगढ़ से जीते। 2011 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर डिब्रूगढ़ से जीते और नरेंद्र मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट विभाग में राज्य मंत्री बने। असम चुनाव में बीजेपी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और वो बीजेपी के लिए असम में गोल्डन हैंड साबित हो गए। आज तक ब्यूरो। बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां प्रचंड बहुमत हासिल करके ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही तमिलनाडु, जहां जयललिता छठी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस मौके पर हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर राजनीति की चारों दिशाओं में छाई नारी शक्ति को दिखाती है। उत्तर में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पश्चिम में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, पूरब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दक्षिण में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। और साथ ही राजस्थान को कैसे भूलें, वहां वसुंधरा राजे हैं। तमिलनाडु विधानसभा की 232 में से 134 सीटें जीतकर जयललिता एक बार फिर राजनीति की अम्मा साबित हो गई हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 211 सीटें जीतकर ममता बनर्जी राजनीति की दादी बन गई हैं। इन दोनों को आप आज की राजनीति की लेडी सिंघम भी कह सकते हैं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर अपने विरोधियों के पैरों तले से राजनीतिक जमीन खिसका दी है। तमिलनाडु में जयललिता की अम्मागिरी का विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी दीदी के वर्जन 2.0 का चुनावी विश्लेषण दिखाते हैं, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 72% की स्ट्राइक रेट से 294 में से 211 सीटें जीतकर लेफ्ट हो या राइट सबकी हवा टाइट कर दी। ये जश्न सिर्फ ममता बनर्जी की जीत का जश्न है। ये जश्न सबूत है कि दीदी के जादू से पश्चिम बंगाल फिलहाल जुदा होने को तैयार है। कई मुश्किलें थी ममता के सामने। 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बड़ी फांस थी। लेफ्ट और कांग्रेस का नया कॉम्बिनेशन था। बीजेपी ब्रिगेड भी बड़ी चुनावी घुसपैठ की तैयारी में थी, लेकिन ममता नाम की आंधी के सामने सारे चुनावी जुगाड़ औंधे मुंह गिर गए। এবং তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু যেভাবে আমাদের সাধ্যমতো আমরা মানুষের কাছে পৌঁছেছি এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতোই जीत के इस आलम में भी ममता बनर्जी तल्ख हैं, तो इसकी वजह है चुनावी तल्खी। विपक्ष ने वार पे वार किए। ममता सरकार को करप्शन के इर्द गिर्द घेरने की कोशिश की गई। शारदा घोटाला और नारद स्टिंग ऑपरेशन के दाग जनता को दिखाए गए। स्टिंग में टीएमसी के नेता घूस लेते हुए साफ दिखाई पड़े। पावर लोड शेडिंग हमने पूरा खत्म कर दिया। लोड शेडिंग नहीं है, पावर क्राइसिस तो एकदम नहीं है। फार्मर्स लोगों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। हम 2 रुपया केजी चावल दे रहा है। हमारा 40 लाख हम साइकिल दिया है गरीब स्टूडेंट को। ऐसा हमारा माइनॉरिटीज को हम 1,05,00,000 1 करोड़ 5 लाख स्कॉलरशिप दिया है।
हमारा कन्याश्री प्रोजेक्ट है, देयर आर सो मेनी। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की साख पर आंखें मूंदकर एतबार किया। पार्टी नेताओं के करप्शन उनके पर्सनल खाते में गए। ममता की ईमानदारी का अपना अकाउंट पहले की तरह भरा पूरा रहा। इसलिए इस शानदार जीत में भी ममता के कई महारथी मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ गया और ये जीत वन एंड ओनली ममता की जीत बन गई। डूब गया। किसका सूर्य डूब गया? बहुत दिन से डूब गया। पहले किसका सूर्य डूब गया? बम्बट का डूब गया। दीदी की कुर्बानी अच्छी। दीदी का आशीर्वाद है ये। दीदी जनगण के लिए है। दीदी सारा बांग्ला में जितना काम किया, आज ग्राम में जितना काम देखा है, ये काम के बारे में दीदी को जनगण वोट दिया। दीदी काम किया है मानुष के लिए। 365 days into 5 years दीदी जो काम किया है वो सब मानुष। ममता की यूएसपी है सादगी के साथ साथ सियासी आक्रामकता का उनका मिला जुला अंदाज। लेकिन इस जीत की बुनियाद ममता ने बड़ी बारीकी से तैयार की थी। माँ माटी और मानुष से 2011 का चुनाव जीतने वाली ममता ने इस बार नारा दिया, ठंडा ठंडा कूल कूल, घोरे घोरे तृणमूल। यानी ठंडा ठंडा कूल कूल, घर घर में तृणमूल। ममता का घोषणा पत्र किसानों और मजदूरों के दिल को छू लेने वाला था। ममता ने वादा किया कि सरकार किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं करेगी। वनों पर आदिवासियों का ही हक होगा। गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेफ्ट कांग्रेस की जोड़ी बंगाल में बढ़ती हिंसा पर, करप्शन पर घेराबंदी करती रही तो ममता दिल जीतने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाती रही। गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने की योजना, खाद्य साथी नामक योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो की दर पर अनाज, छात्रों को स्कॉलरशिप, साइकिल, स्कूल ड्रेस और जूते, बेरोजगारों को आसान शर्तों पर कर्ज। ममता की योजनाएं जनता के दिलों में उतरती गईं और लेफ्ट कांग्रेस के लिए दर्द दिल की वजह बन गई। अब एक बार फिर कोलकाता के हरीश चटर्जी लेन की इस मामूली गली से बंगाल की सरकार चलेगी और अगले 5 साल तक रॉयटर्स बिल्डिंग पर मुख्यमंत्री ममता का नाम चस्पा रहेगा। स्मिता शर्मा के साथ बालकृष्ण, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की आंधी ऐसी चली कि चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी, सब उड़ गए। प्रचंड जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद दिया और विरोधियों पर जमकर बरसी। आज तक ने ममता बनर्जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जिसके मुख्य अंश हम आपको दिखाते हैं। इसको आप किसको क्रेडिट देती है? पार्टी को, क्योंकि आपकी पार्टी, आप ही नंबर 1 लीडर हैं। आपने 200 रैलियां की। ये विक्ट्री ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस की है या बंगाल के जनता की है? ऑलवेज लोकतंत्र में जनता का ही विक्ट्री होता है। हमारा पार्टी का वार के भी, लेकिन सबसे ज्यादा कैंपेनिंग तो आप ही ने की। हमारा पार्टी का वर्कर भी हमारा एसेट है, वो भी हमका बहुत काम किया। पर क्या, did you really expect such a big victory? I want an honest answer. You looked very nervous when I met you 1 month, 2 months ago. What changed? Why? What gave you such a big victory? No, not at all. No. You were not nervous? I am not at all nervous because always when. Why I'll be nervous? Because it was 200 plus always. But you know that one section of people, they started making some conspiracy and they started some confusion among the people, and it didn't work at the grassroots level. तो नहीं, कहीं ममता दी आपको ये लगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, बीजेपी, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, इस बार आपको लगा कि इट इज ममता वर्सेस ऑल? कभी कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है वो। 2-4 सेल्फिश लोग हैं। वो सीपीएम का पार्टी मेंबर है, कांग्रेस का पार्टी मेंबर है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। बंगाल द नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इज वेरी हाई and they are with us. I don't believe all this. I don't agree with this. But of course, the CPM, Congress, BJP, they were against of me and one section of media in Bengal. You know, they are very powerful media, but not the national press.
No, the reason I'm asking you this, there is one belief कि ममता बनर्जी अब नेशनल लीडर बन गई है. अगले जनरल इलेक्शन में यू विल बी पार्ट ऑफ अ फेडरल फ्रंट. यू ट्राइड इट वंस. सब स्टेट लीडर्स के साथ एक नया फ्रंट बनाएगी. ये हो सकता है? ममता, नीतीश, अब जयललिता, यू ट्राइड इट लास्ट टाइम, इस बार भी कोशिश करेंगी? देखिए, फेडरल फ्रंट तो देश में होना ही है. ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसको जरूरत होता है. लेकिन हम तो नीतीश लालू जी सबका साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, लेकिन वो लोगों को भी डिसाइड करना होगा कि अगर सीपीएम कांग्रेस एक साथ में रहेगा तो हम तो सीपीएम कांग्रेस का साथ नहीं रहेगा. नहीं, पर ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में कांग्रेस के साथ किसी फ्रंट में रहेंगी या उनसे अलग रहेगी? अगर कल राहुल गांधी आपके पास आए और कहे ममता जी हमारी भूल हो गई, आप तैयार हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा यूएसपी तो राहुल गांधी है. और कुछ हम नहीं कहने चाहूंगे अभी. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राजनीतिक दादी बन गई और तमिलनाडु में जयललिता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करके राजनीतिक अम्मा खुद को साबित कर दिया. तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा 31 साल बाद हुआ है जब कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में लौटी. तमिलनाडु में जयललिता की जीत के मायने क्या हैं, ये आपको बताते हैं. जयललिता का जलवा समझना है तो इसके लिए ये तस्वीर देखना ही काफी है. जीत के बाद इस तरह से शरणागत सिर्फ अम्मा के फैंस ही हो सकते हैं. फिर मौका भी ऐसा है कि अम्मा ने तमिलनाडु में 31 वर्ष की राजनीतिक परंपरा को तोड़कर इतिहास रचा है. ऑल द अम्मा फैंस के लिए ये लुंगी डांस करने का दिन है. और वो भी क्यों ना, जब तमिलनाडु में 1984 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी को जनता ने सत्ता में सेकेंड टर्म दिया है. ये रिकॉर्ड भी जयललिता के राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन ने बनाया था, जो वर्ष 1977 से 1984 तक लगातार 3 चुनाव जीते थे. लोग कहते थे कि ये कारनामा सिर्फ जयललिता ही दोहरा सकती हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया. My party and I are indebted to the people of Tamil Nadu for giving us this historic victory. It is truly historic because after 1984, no ruling party in the state has been able to win the elections and form the government a second successive time. तमिल में एक शब्द है पुर्ची तलैवी, जिसका मतलब होता है क्रांतिकारी नेता. और तमिलनाडु की लार्जर देन लाइफ राजनीति में अन्ना द्रमुक पार्टी के फैंस के लिए पुर्ची तलैवी का मतलब होता है अम्मा यानी जयललिता. कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है. अम्मा कैंटीन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों का पेट भरकर जयललिता ने तमिलनाडु के लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया. जयललिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए हर बीपीएल परिवार को 4 बकरियां और 1 दुधारू गाय बांटी. हर राशन कार्ड धारक को 20 किलो चावल मुफ्त बांटे. गरीब परिवारों को मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर दिए. लड़कियों की शादी पर मंगलसूत्र के लिए 4 ग्राम सोना दिया. 11वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और साइकिल बांटा. फ्री यूनिफॉर्म, जूते, बैग, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल और न जाने क्या क्या. अम्मा की इस दरियादिली पर तमिलनाडु के वोटरों का दिल आ गया. रही सही कसर इस बार के चुनावी वादों ने पूरी कर दी. जयललिता ने घोषणा की थी कि अगर सत्ता में वापस आई तो लड़कियों की शादी पर 4 ग्राम सोने के वजन बढ़ाकर 8 ग्राम कर दिया जाएगा. सभी राशन धारकों को मुफ्त में मोबाइल फोन मिलेगा. तमिलनाडु में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करने का आश्वासन भी दिया.
पोंगल के दौरान सभी राशन कार्ड धारकों को 500 रुपए के कूपन मिलेंगे। 78 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी। कोऑपरेटिव बैंकों से दिए गए किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। सरकारी केबल टेलीविजन सेवा के लिए मुफ्त में सेट टॉप बॉक्स मिलेंगे और तो और बेरोजगारों का शिक्षा ऋण भी सरकार चुकाएगी। अब तमिलनाडु ने एक बार फिर जयललिता को सत्ता की आरामदेह कुर्सी पर बिठा दिया है। अब लोगों को इंतजार है अम्मा की कृपा बरसने का, वो कृपा जिसका वादा उन्होंने चुनावी रैलियों में किया था। अम्मा की जीत के पीछे आम जनता है और आम जनता हम लोग सब वोट अम्मा को किए। क्यों? इसलिए अम्मा जी क्यों? अम्मा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम अम्मा को जीतने के लिए बनाए। अम्मा आके जो भी बोले पूरा करके दिया। सब घरों में है, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, फ्री चावल डाल रहा है अम्मा। 1 लाख रुपए शादी को दे रहा है, सोना दे रहा है, पढ़ने के बच्चों को साइकिल दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है। इसलिए अम्मा को सब भी चाहने वाले। अम्मा यानी जयललिता से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। उन्होंने 1989 में कसम ली थी कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाती तब तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। अपनी कसम के 2 साल बाद यानी 1991 में वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनकर विधानसभा पहुंची। अब वो छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होने की तैयारी कर रही हैं। सर, मैं एक ही बात इस तमिलनाडु को बोलना चाह रहा हूँ, इस पूरा तमिलनाडु को मेरा मान है ऊपर लेके आ सकता है। इस तमिलनाडु को अच्छी तरह से पूरा आदमी लोग को सब कुछ का फायदा कर सकता है। ये अम्मा आएगा तो पूरा आदमी लोग को एक हर इंसान को क्या क्या चाहिए, क्या उसका लाइफ में क्या क्या चाहिए, सब कुछ। तमाम चुनावी सर्वे जयललिता को पीछे बता रहे थे, लेकिन तमिलनाडु में जयललिता ने सर्वेस को झूठा बताकर बड़ी जीत हासिल की और बता दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा वही है। जयललिता आज भले ही तमिलनाडु में राजनीति की अम्मा हो, लेकिन उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्म विनीदा आदाई से फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत की थी। बाद में वो लोकप्रिय अभिनेत्री भी बनी और अपने आदर्श एमजीआर के साथ 30 फिल्मों में काम भी किया। बाद में एमजीआर जयललिता के राजनीतिक गुरु बन गए। जयललिता 1982 में अन्ना द्रमुक में शामिल हुई। पार्टी में तमाम विरोधों के बावजूद 1989 में जयललिता अन्ना द्रमुक की महासचिव बनी, जो पार्टी का शीर्ष पद है। तमिलनाडु में 68 वर्ष की जयललिता की वापसी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस बार उनके सामने सत्ता विरोधी लहर की चुनौती थी। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन कांटे की टक्कर दे रहा था। जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल भी जाना पड़ा। चेन्नई की बाढ़ के दौरान उनकी सरकार की खूब खिंचाई भी हुई। इन मुश्किलों के बीच ही जयललिता बीमार भी पड़ गईं। वो कुर्सी पर बैठकर ही चुनावी रैली संबोधित कर रही थीं। उन्होंने किसी पार्टी से गठबंधन भी नहीं किया था और उन्हें सिर्फ जनता के बीच अपने काम पर ही भरोसा था। जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 बार जेल जा चुकी हैं। हालांकि इस बात का असर वोटरों पर कितना पड़ा, इसकी गवाही चुनाव के नतीजे और लोगों का ये हुजूम दे रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।